क्या आपको भी लगता है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम काफी बढ़ गया है? इसकी वजह क्या हो सकती है? दवाओं या इलाज का खर्च बढ़ना या महंगाई? लेकिन आरबीआई ने इसमें एक और एंगल खोजा है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमा कंपनियों के भारी खर्च की वजह से आपकी पॉलिसी महंगी हो रही है और आम लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा है और इस वजह से लोग पॉलिसी छोड़ देते हैं। निजी कंपनियां कमीशन जो है वो बहुत ज्यादा बांट रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा खर्च कर रही हैं और इसकी वजह से वो महंगा हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है और क्या वाकई में इंश्योरेंस कंपनीज इस पर थोड़ा सा लगाम लगा पाएंगी? क्योंकि सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने लगाम लगाई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। आपको आगे डिटेल में चर्चा करके बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। आप हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, रकम बढ़ती जाती है, लेकिन सवाल वही रहता है कि क्या सच में कवरेज और वैल्यू उतनी ही बढ़ रही है? इसी उलझन को अब देश के सबसे बड़े रेगुलेटर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी गंभीरता से देखा है। आरबीआई की नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि भारत का इंश्योरेंस सेक्टर ऊपर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आगे चलकर पॉलिसी धारकों पर बोझ डाल सकती हैं। अब आसान शब्दों में समझते हैं कि आरबीआई कहना क्या चाहता है। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो रकम आप हर साल या हर महीने भरते हैं, तो उसे प्रीमियम कहते हैं। कंपनियां इसी प्रीमियम से क्लेम चुकाती हैं और अपना खर्च चलाती हैं। आरबीआई का कहना है कि आजकल प्रीमियम बढ़ने की बड़ी वजह बेहतर सर्विस या कम खर्च नहीं, बल्कि महंगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एजेंट, बैंक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको पॉलिसी बेचते हैं। इन्हें भारी कमीशन देना पड़ता है और यही खर्च आखिरकार आपके प्रीमियम से जुड़ जाता है। खास करके लाइफ इंश्योरेंस में ये समस्या सबसे ज्यादा दिखती है। यहाँ शुरुआत में ही एजेंट को एक बड़ा कमीशन दिया जाता है, जिसे फ्रंट लोडेड कॉस्ट कहते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि कंपनी का फायदा पहले निकल जाता है, लेकिन ग्राहक को सस्ती पॉलिसी या बेहतर रिटर्न का लाभ तुरंत नहीं मिल पाता। आरबीआई ये भी कहता है कि डिजिटल एप्स और ऑनलाइन सिस्टम से खर्च कम होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका पूरा फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाया है। अगर खर्च ऐसे ही ऊंचा रहा तो कंपनियों का मुनाफा कमजोर हो सकता है और मुश्किल वक्त में जोखिम बढ़ सकता है। आंकड़ों से समझे तो तस्वीर और साफ होती है। 2020-21 में इंश्योरेंस कंपनियों ने कुल 8.3 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम इकट्ठा किया। 2024-25 तक ये बढ़कर 11.9 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी बाजार बड़ा हो रहा है, लेकिन आरबीआई कहता है कि ग्रोथ की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। लाइफ इंश्योरेंस में कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा है, जिसे कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। अगर बड़ी कंपनी को झटका लगा तो असर पूरे सेक्टर पर पड़ सकता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है, लेकिन नए और अलग तरह के प्रोडक्ट कम आ रहे हैं। आरबीआई ने यह भी बताया कि सरकारी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का खर्च करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। सरकारी कंपनियां आमतौर पर एजेंट को तय कर सीमित कमीशन देती हैं, इसलिए उनका खर्च कंट्रोल में रहता है। वहीं प्राइवेट कंपनियां तेजी से बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा कमीशन देती हैं, जिससे पॉलिसी बेचने की लागत बढ़ जाती है। आरबीआई का साफ संदेश है, इंश्योरेंस को सस्ता और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च कम करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, एजेंट की कमाई को पॉलिसी की लंबी अवधि से जोड़ना और महंगे मॉडल से बाहर निकलना जरूरी है। देखना होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां इसे कितनी गंभीरता से लेती हैं। फिलहाल आपके लिए सीख यही है कि इंश्योरेंस लेते वक्त सिर्फ टैक्स बचत या एजेंट की बात पर ना जाएं, बल्कि प्रीमियम, चार्ज और लंबे समय की वैल्यू समझकर ही अपना फैसला ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश साठे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सदस्य लाइफ एडाई और पूर्व ईडी एलआईसी। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संजीव के सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेडिकल डायरेक्टर एआईएमएस अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजीव सिंह आपका हमारे शो पे। आप दोनों को सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2025 में आपने समय समय पर हमें वक्त भी दिया सर, तो उसका भी धन्यवाद आपको करना था। और वापस अब आते हैं आज के विषय पर। साठे सर, जो एफएसआर रिपोर्ट आई है आरबीआई की, काफी कुछ चौंका भी रही है। अब हम तो अल्पज्ञानी लोग हैं सर, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते नहीं उस मामले में, लेकिन बड़ा चौंका सर मैं कि हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वजह से इंश्योरेंस, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस प्राइसिंग एम्बेडेड है, उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी घटती है। अब कवरेज पेनिट्रेशन आपका कम है, इसलिए सीधा सीधा पॉलिसी होल्डर्स पर डाला जा रहा है। और जो प्रीमियम ग्रोथ दिखाई जाती है
वो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन लेड स्ट्रैटेजी से हो रही है, एफिशिएंसी से नहीं हो रही है। अब ये एक ऐसा एंगल है सर, इससे पहले हम लोग हॉस्पिटल्स को कोसते थे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को कहती थी उनकी वजह से बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी को कहते थे। अभी आरबीआई ने नया एंगल निकाल दिया। सर कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से अफोर्डेबिलिटी पर असर पड़ रहा है? पहली बात तो दीपक जी, धन्यवाद इस विषय पे चर्चा आयोजित करने के लिए। रिजर्व बैंक हर 6 महीने में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करती है और इस बार उन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर एक चैप्टर दिया है, मैंने पढ़ा है वो। होता क्या है कि बीमे का जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत अजीब होता है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम अगर कार की कॉस्ट देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 100 है और 20 रुपये मुनाफा है तो 120 रुपये में वो कार अवेलेबल होगी। मगर इंश्योरेंस का प्रीमियम जो डिसाइड होता है वो काफ़ी एजम्पशंस के ऊपर होता है। तो एजम्पशंस तो मालूम है आपको कि मॉर्टेलिटी का एजम्पशन होता है, इंटरेस्ट रेट का एजम्पशन होता है और एक्सपेंसेस का एजम्पशन होता है। तो ये एक्सपेंसेस का एजम्पशन जब करते हैं तभी ये तय करते हैं कि क्या कमीशन कितना मुझे देना है हर साल। उसमें ये इंश्योरेंस पुश प्रोडक्ट होने के कारण शुरू में कमीशन ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसका एजम्पशन ज़्यादा का होता है और आगे उसका टेपर डाउन होता है। और ये जब प्रोडक्ट एक्चुअल मार्केट में आता है तो जितना एज्यूम किया है ना उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकते। तो एजम्पशन ही अगर कम करना है तो कॉस्टिंग कम होगी, जरूर होगी। मगर फिर प्रोडक्ट अगर नहीं बिक गया, नहीं बिका, क्योंकि जब तुम डिस्ट्रीब्यूटर को कम कमीशन दोगे तो ये एक संभावना होती है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो उस समय लॉस आने की संभावना है। क्योंकि अगर कम से कम 1 लाख पॉलिसी अगर सेल हुई तो ब्रेक इवन आएगा, ऐसा एजम्पशन है समझो, और पॉलिसी 1 लाख नहीं बिकी तो लॉस आ जाएगा। यानी ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है नहीं जितना लोगों को लगता है कि कमीशन के रेट कम कर दिए, समझो 20% का कमीशन 10% पे लाया तो लगेगा कि अरे प्रीमियम भी 10% से कम होना चाहिए। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कैलकुलेशन होता नहीं है, एक्चुअल कैलकुलेशन होता है। मगर आरबीआई ने जो मदे जाहिर की है उसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज ने और इंश्योरेंस रेगुलेटर ने, क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जब अडॉप्ट करोगे तो कॉस्टिंग कम होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का एक एजम्पशन जब प्रीमियम लोड करते हैं ना तब उतना होता नहीं है। तो जैसे ज़्यादा पॉलिसी ऑनलाइन बेची जाएगी तो स्वभावतः उसका कॉस्टिंग कम आएगा। करेक्ट। तो ये एजम्पशन फिर से रीलुक करने की जरूरत है, मैं ना नहीं कहता। और अपफ्रंट कमीशन इंश्योरेंस कंपनी में तो जरूर है, मगर बट सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर इससे एक और चीज नहीं हो रही है जिसपे सरकार भी बार बार परेशान रहती है, कई बार इस पे चर्चा भी हुई है, मिस सेलिंग रिस्क। क्योंकि अगर एजेंट कमीशन ड्रिवन होगा सारा का सारा तो फिर मिस सेलिंग का भी तो वहां पर आएगा। मतलब मैं तो एक आम कंज्यूमर के हिसाब से बात कर रहा हूं सर, तो वो रिस्क भी तो बढ़ रहा है सर। तो आपको लगता है कि वहां पे भी ध्यान देना है? नहीं, ध्यान तो देना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाई कमीशन पे रोक नहीं लगनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री ये बहुत अच्छा हो गया कि इस बार एक्ट अमेंडमेंट जब किया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि आईआरडीए ने कमीशन रेगुलेशंस बनाने हैं, तो अच्छी बात है। पहले थे वो विड्रॉ किए तो फिर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। और उसमें कैप होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे सकते हो। अब वो कितना दे सकते हो ये रेगुलेटर तय करेगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मगर इसका और मिससेलिंग का संबंध दिखता नहीं है, क्योंकि परसिस्टेंसी और मिससेलिंग ये दो जो फैक्टर्स है ना वो अलग ही चलते हैं। कि जैसे इकोनॉमी अगर ग्रो हुई नहीं या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो प्रीमियम कहाँ से भरेगा? उसने 20 साल का कमिटमेंट किया है मगर 2-3 साल बाद अगर नौकरी चली गई, अब जैसे देखा हमने कि ट्रम्प के कारण कई लोगों की नौकरियां चली गई है, तो परसिस्टेंसी इम्पैक्ट नहीं होगी क्या? क्या ये कमीशन के कारण हुई है? नहीं हुई है। वैसे ही सरेंडर वैल्यू बढ़ा के दी है अभी, तो अगर जरूरत है तो ज़्यादा सरेंडर वैल्यू ले ले, मगर नहीं कमीशन जो है वो क्यों ज़्यादा दिया जाता है? सर अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो आपने कहा कि पॉलिसी सरेंडर क्यों हुई, इसके पीछे कमीशन है क्या? यही तो सर मुझे लगता है कि ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि आपको क्योंकि प्रीमियम बढ़ गया
इसका अफोर्डेबिलिटी घट गई तो आगे जाके वो या तो सरेंडर कर दे रहा है या फिर वो क्रॉस बॉर्डर प्रीमियम्स पे जा रहा है, जिसका जिक्र आगे आरबीआई ने किया है कि सारा का सारा प्रीमियम अब विदेश जाने लगा है, तो देश की कंपनी को नहीं मिल रहा है। तो ये तो कमीशन नहीं, आपने नहीं, विदेश विदेश जाने लगा है, ऐसा कहीं आरबीआई ने लिखा नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा है रिपोर्ट। हाँ हाँ बात ये है कि सरेंडर वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। अच्छा, इंश्योरेंस में अपफ्रंट कमीशन बहुत ज्यादा है आपको लगता है, मगर यूएस और कुछ जुरिस्डिक्शंस में 100% का कॉस्ट आता है पहले साल में। ऐसा नहीं है कि भाई भारत में ही सिर्फ ज्यादा है। और ये कमीशन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये पुश प्रोडक्ट है, जब वो 10 लोगों के पास जाता है तब कहीं 1 या 2 पॉलिसी बनती है, तो उसका जो खर्चा हुआ है बाकी 8 लोगों के पास जाने में, वो कहाँ से निकलेगा? समझे। और अगर कमीशन रिड्यूस किया ड्रास्टिकली तो हो सकता है कि आगे चल के एजेंट बने ही ना, तो वो भी एक धोखा है। आज करीबन 25 लाख लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो वो घट जाएगा नंबर। जैसे हम देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में कमीशन का रेट कम है, कितने एजेंट काम करते हैं? म्यूचुअल फंड में कमीशन का रेट कम है, कितने एजेंट काम करते हैं? बहुत कम करते हैं। और नूक एंड कॉर्नर में अगर बीमा पहुंचाना है तो उसका कॉस्टिंग भी है, वो एजेंट का भी कॉस्टिंग है, उसको भी गांव से प्रीमियम जमा करने के लिए शहर आना पड़ेगा ना, तो वो खर्चा कहाँ से निकलेगा उसका? तो इसलिए ये रोना मैं मानता नहीं हूं सही है। ठीक है सर, कि आपने जो शुरुआत में कहा कि बड़ा 20% कमीशन मिलता है कॉम्प्लेक्स तो है, बहुत ज्यादा है। यस सर, आपने जो कहा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी सी समझने लायक भी है। डॉक्टर संजीव सर, जो हाई कमीशंस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब आरबीआई कह रही है कि इसमें सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन लेड हाई कॉस्ट का साफ तौर पर जिक्र है। क्या आपको भी लग रहा है सर इससे अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है और जो हमारा सपना है इंश्योरेंस फॉर ऑल, वो कहीं रोड़ा आ रहा है सर उसमें? दीपक जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि आरबीआई की ये ओवरसाइट रहती है और रेगुलेटर को हमको टाइम टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रीमियम के लिए जितना इन्होंने बताया है कि देयर इज अ हाई कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, और उसको रैशनलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज वन बिग रीजन फॉर इंक्रीज इन द प्रीमियम। अभी तक ऐसी एक धारणा थी मार्केट में भी, पब्लिक में भी, कम्युनिटी के पास भी, और काफी हद तक हेल्थ केयर को ये बताया भी गया कि हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ रहा है। वो हो सकता है कि टैलेंट रिटेंशन के लिए बढ़ रहा हो, या बायोमेडिकल इक्विपमेंट हाई टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ रहा हो, या फिर उनके खुद के कॉस्ट हाई हो। लेकिन जब इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे, और आरबीआई का ये स्टेप बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में है, क्योंकि जब कमीशन रैशनलाइज होगा और स्टैंडर्डाइज होगा, उनका एक ओवरसाइट रहेगा, तो इसका जो अफोर्डेबिलिटी का जो फैक्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी सिटीजन, अगर हमको अचीव करना है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है। और इसकी बेसिस पे हम और टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर और प्राइमरी केयर को हम अच्छा कवर कर पाएंगे। इसके लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्टिंग होना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हर प्रोसीजर की अगर हम ढंग से कॉस्टिंग करें और उसको भी रैशनलाइज करें और स्टैंडर्डाइज करें बिटवीन हॉस्पिटल्स, तो हमारा दो काम। ये आपने बहुत अच्छा सवाल मुद्दा उठाया सर, कि अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आरबीआई की जो ओवरऑल चिंता है उसके केंद्र में तो एक आम व्यक्ति ही है और इंश्योरेंस कवरेज है। तो आरबीआई की जो चिंता है वो उसको कैसे डील करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज, हम देखेंगे। बट जो आपने कहा कि भाई सबको मिलके काम करना होगा और हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर के अफोर्डेबिलिटी पे काम करना होगा, सर हॉस्पिटल्स के पार्ट पर अब ऐसी क्या चीज है जिसको अब हॉस्पिटल्स की तरफ से किया जाना चाहिए, और अगर पॉलिसी कुछ इंटरवेंशन आप लोग चाह रहे हैं उसके लिए तो वो क्या होगी? तो एक तो जो प्राइवेट सेक्टर की एक कंपटीशन है, हमको उसको दूर करना होगा। देयर शुड नॉट बी अ कॉम्पिटिटिव एज बिटवीन वेरियस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। देयर आर टीम प्लेटफॉर्म्स जो भारत देश में एग्जिस्ट करती हैं विद इन दिस वेरियस स्टेट्स। वहां पे आकर के हमको एक टेबल पे बैठ करके इंश्योरेंस कंपनी के साथ
विद द गाइडेंस जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब जो बना है, उसके बेसिस पे हमको IRDA एज अ चीफ रेफरी और TPA एंड इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर के बात करना होगा। करेक्ट। ये बात विद एन इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि हम अफोर्डेबल कैसे बनाएं ताकि हमारे लोअर प्रीमियम पे हम वो हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और वो प्रोवाइडर्स तक जा पाए। तो उसके लिए जो हम कॉस्टिंग करेंगे और उसके बाद उसकी जो प्राइसिंग होती है वो हमको स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी। अभी हो सकता है कि मुंबई की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो, दिल्ली की कॉस्ट एक प्रोसीजर की ज्यादा हो, एक हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल विद इन 5 किलोमीटर की कॉस्ट डिफरेंट हो। तो हॉस्पिटल, जो आपका क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल को साथ आकर के जी। रेगुलेट, स्टैंडर्डाइज और कोलैबोरेट करके अगर हम करेंगे तो इससे पब्लिक को बहुत फायदा मिलेगा। राइट सर। मेरे पास समय आज बहुत कम था, लेकिन मैं नीलेश सर से जाते जाते, सर आप कुछ ऐड करना चाहें जिसमें अफोर्डेबिलिटी और पेनिट्रेशन इन दोनों के हम कुछ समाधान तक पहुंचे, संक्षेप में सर। नहीं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना, जैसे हेल्थ के लिए भी है, 5 लाख तक का बीमा मुफ्त मिलता है। सीनियर सिटीजन को 70 साल की उम्र से ज़्यादा जो है उनको मुफ्त मिलता है 5 लाख तक का। तो इसका ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए। या PMJJBY है, PMSBY है। तो इन योजनाओं को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है और ये अफोर्डेबल होती है, तो उसके ज़रिए पहुंच सकते हैं क्योंकि उसमें कमीशन भी ज़्यादा नहीं है। तो ये करना चाहिए और हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेटर की बहुत ज़रूरत है हॉस्पिटल्स को, क्योंकि बॉम्बे में ही इतना वेरिएशन है रेट्स में और वो डिस्क्लोज नहीं होता है, बताते नहीं है पहले कि हमारे यहाँ ECG का 200 रुपया लगेगा कि 800 लगेगा। तो ये डिस्क्लोजर्स, जितनी डिस्क्लोजर ज़्यादा होगा ना उतना ट्रस्ट बढ़ता है। हालांकि ये वाला जो रेगुलेटर वाला इशू है हल्का सा विषयांतर हो जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सब जुड़े हुए विषय हैं और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक ही उद्देश्य जो अफोर्डेबिलिटी और पेनिट्रेशन का है वही होता है। बट बहरहाल देखते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात कही है RBI ने, जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसको जोड़ा है RBI ने बड़े बहुत सारे तथ्यों के साथ। अब देखते हैं इसको इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से लेती हैं और जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम उस पर चर्चा भी आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। नीलेश सर, डॉक्टर संजीव सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।